नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं जो अकादमिक दुनिया में अहम है, पर शायद उतनी चर्चा में नहीं रहता। एक अच्छा, प्रभावी शोध सार मतलब एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखें? हमारे पास इसके लिए एक गाइड है, प्रभावी शोध सार लेखन मार्गदर्शिका। जी, और ये बहुत ज़रूरी है। सोचिए, आपकी पूरी थीसिस या पेपर, इतनी मेहनत, और पहली चीज़ जो कोई पढ़ेगा वो बस वही छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल, वही फर्स्ट इंप्रेशन है। और देखिए, आजकल इतनी जानकारी है, इतना रिसर्च है, एक दमदार सार ही आपके काम को अलग दिखाता है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये गाइड क्या कहती है, कैसे एक साफ, छोटा और ध्यान खींचने वाला सार बनाया जाए। मकसद ये है कि समझें कि एब्स्ट्रैक्ट का असली काम क्या है और इसे बढ़िया तरीके से कैसे लिखें। हाँ, और पहली बात जो ये गाइड कहती है वो ये कि एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। स्रोत ने इसे अच्छा कहा है, ये पूरे शोध का एक छोटा सा मॉडल है, एक तरह से आपके रिसर्च का मूवी ट्रेलर। मूवी ट्रेलर, हाँ, ये सही नजरिया है। मतलब इसमें पूरी कहानी झलकनी चाहिए कि भाई शोध किस बारे में था, क्यों जरूरी था, कैसे किया गया, क्या मिला और उन नतीजों का क्या मतलब है, सब कुछ। और यहीं पर मुश्किल आती है संक्षिप्तता की। शब्द सीमा होती है अक्सर। ज्यादातर जर्नल या संस्थान कहते हैं 150 से 300 शब्द बस। ओह, 150 से 300 शब्द, ये तो बहुत कम है। हाँ, बहुत कम जगह है अपनी पूरी बात कहने के लिए। तो मतलब हर शब्द चुन चुन के रखना होगा, कोई फालतू बात नहीं, एकदम पॉइंट पर। गाइड ये भी कहती है कि इसमें कोई कोटेशन या रेफरेंस नहीं डालना है ना। जी हाँ, बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसे समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। और इसके लिए स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक 5 हिस्सों वाला स्ट्रक्चर सुझाता है। 5 हिस्सों वाला? अच्छा, ये क्या है? देखिए, पहला पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, प्रॉब्लम क्या है या गैप क्या है। दूसरा उद्देश्य, आपका लक्ष्य क्या था, रिसर्च सवाल क्या था। तीसरा कार्यप्रणाली मतलब मेथोडोलॉजी, कैसे किया शोध। चौथा परिणाम, मुख्य फाइंडिंग्स क्या रहीं। और पांचवा निष्कर्ष या उसका महत्व, नतीजों का मतलब क्या है। तो ये एक तरह से पाठक के मन में उठने वाले सवालों का क्रम है। पहले बताओ क्यों किया, फिर क्या करना चाहा, फिर कैसे किया, क्या मिला, और आखिर में इसका क्या असर है। सही, बिल्कुल सही। ये स्ट्रक्चर पाठक को या समीक्षक को तेजी से समझने में मदद करता है कि आपका काम कितना महत्वपूर्ण और तार्किक है। गाइड में एक उदाहरण भी दिया है, भारत में आईटी स्टार्टअप्स पर रिमोट वर्क के असर वाला। हाँ, मैंने देखा था, वो इस स्ट्रक्चर को दिखाता होगा। जैसे उस स्टडी में पृष्ठभूमि शायद ये रही होगी कि भाई कोविड के बाद रिमोट वर्क बढ़ा, पर असर पता नहीं था। हाँ बिल्कुल, और उद्देश्य था उसी असर को मापना। और कार्यप्रणाली, शायद सर्वे वगैरह किया होगा। हाँ, संभवतः। फिर परिणाम में बताया होगा कि सर्वे से क्या निकला। जैसे गाइड वाले केस में शायद सकारात्मक संबंध मिला उत्पादकता और रिमोट वर्क में। अच्छा, और फिर निष्कर्ष? कि हाँ, स्टार्टअप्स अपना सकते हैं रिमोट वर्क, शायद कुछ शर्तों के साथ। एकदम। तो ये 5 पॉइंट स्ट्रक्चर पूरी कहानी कह देता है संक्षेप में। एक और जरूरी बात जो गाइड बताती है वो है इसे लिखने का सही वक्त। हाँ, ये मुझे थोड़ा अजीब लगा था। कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट सबसे आखिर में लिखना चाहिए, क्यों? नहीं, ये अजीब नहीं, बहुत लॉजिकल है। सोचिए, जब तक आपने अपना पूरा पेपर लिख नहीं लिया, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, निष्कर्ष सब फाइनल नहीं कर लिया, तब तक आप ठीक ठीक कैसे बता सकते हैं कि उसका सार क्या है ना? हाँ, ये बात तो सही है। जब सब कुछ सामने हो तभी उसका निचोड़ निकाल सकते हैं। बिल्कुल। आखिर में लिखने से ये पक्का हो जाता है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट आपके फाइनल काम को ही दर्शा रहा है, कुछ और नहीं। सही। अच्छा, अब भाषा की बात करते हैं। गाइड कहती है स्पष्ट और सक्रिय भाषा, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करें। इसका मतलब क्या है? जैसे पैसिव वॉइस से बचें। हाँ, जैसे ये लिखने के बजाय कि इस अध्ययन का विषय खोजा गया, आप लिखें यह अध्ययन खोजता है या इस अध्ययन ने खोजा। ये ज्यादा सीधा और दमदार लगता है और पढ़ने वाले को भी आसानी होती है। साथ ही बहुत ज्यादा टेक्निकल जार्गन से बचें ताकि आपके फील्ड के बाहर का पाठक भी थोड़ा समझ सके। पर हाँ, लहजा अकादमिक ही रखना है। समझ गया। तो क्लैरिटी, कंसाइसनेस, स्ट्रक्चर, सही समय पर लिखना और एक्टिव भाषा, ये हैं मुख्य बातें। गाइड ने इसे एलिवेटर पिच भी कहा है ना? हाँ, वो भी एक अच्छा एनालॉजी है। जैसे एलिवेटर में आप कुछ ही सेकंड में अपना आइडिया बेचते हैं, वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट
कुछ सौ शब्दों में आपके पूरे रिसर्च की वैल्यू बताता है। ये बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है कॉन्फ्रेंस में सिलेक्शन, जर्नल में पब्लिकेशन, फंडिंग मिलने में, हर जगह। तो मतलब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट को बस एक फॉर्मेलिटी समझकर निपटा नहीं देना चाहिए। ये तो आपके काम का दरवाजा है। बिल्कुल, इस पर ध्यान देना मतलब अपनी मेहनत को सही पहचान दिलाना। एक कमजोर सार अच्छे खासे शोध को भी पीछे धकेल सकता है। तो संक्षेप में कहें तो एक प्रभावी सार के लिए क्या-क्या जरूरी है? उसका उद्देश्य समझें, शब्दों की सीमा 150 से 300 में रहें, वो 5 भाग वाली संरचना अपनाएं, पृष्ठभूमि, उद्देश्य, विधि, परिणाम, निष्कर्ष, इसे सबसे अंत में लिखें और साफ, सीधी, एक्टिव भाषा का प्रयोग करें। एकदम सही। और ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो पहला पैराग्राफ है जो तय कर सकता है कि कोई आपके काम को आगे पढ़ेगा या नहीं। जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, जो गाइड भी कहती है, एब्स्ट्रैक्ट आपके काम की कीमत तय करता है। कभी सोचिएगा कि आपके अपने फील्ड में कैसे एक ठीक-ठाक से एब्स्ट्रैक्ट ने शायद किसी जरूरी रिसर्च को अनदेखा करवा दिया हो, या कैसे किसी कमाल के एब्स्ट्रैक्ट ने किसी प्रोजेक्ट को उम्मीद से ज्यादा आगे बढ़ा दिया हो। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।